हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू में जनरल कनेक्टिव टिश्यू। और जनरल कनेक्टिव टिश्यू में हमने जो पढ़ा है वो है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आज हमें पढ़ना है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के बारे में। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है और ये हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ब्लड में दो चीज़ें ख़ास तौर से होती हैं। एक प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। 55% पार्ट हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% पार्ट जो है वो कार्ब सेल्स होते हैं। 45% पार्ट कार्ब सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा में 92% पार्ट जो है वो वाटर होता है। 92% पार्ट वो वाटर होता है। सॉलिड पार्ट जो होता है वो 8 से 9% पार्ट जो है वो सॉलिड पार्ट होता है। उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो होते हैं और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इनऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें वो 0.9% पार्ट बनाते हैं। उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर एटसेट्रा, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे ब्लड के पीएच को एल्कलाइन बनाते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है हमारे ब्लड के पीएच को अल्कलाइन बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो प्रोटीन जो होती हैं वो प्रोटीन हम जो पढ़ते हैं उनके बारे में, तो प्रोटीन, इसमें बहुत सारी प्रोटीन होते हैं लेकिन 4 प्रोटीन खास तौर से प्रोटीन होती हैं। वो सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इसके बाद फिर नॉन प्रोटीनस जो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं उनमें यूरिया है, यूरिक एसिड है और जिंथीन है, हाइपोजिंथीन है, क्रिएटिन है, एमोनिया है और एमिनो एसिड्स। ये नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, एनपीएन इन शॉर्ट में कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट फैट भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है एंड हाई डेंसिटी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ग्लूकोज होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी होती हैं हमारे ब्लड में। उसके बाद फिर कुछ कलरिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि बाइलिरुबिन और कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। हमारे प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है वो बाइलिरुबिन की वजह से होता है। बाइलिरुबिन एक पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। तो ये तो हो गया ब्लड का कंपोजिशन। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है ब्लड प्रोटीन के बारे में। उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि जो ब्लड कैप्सूल्स और प्लाज्मा, इसका जो रेशियो होता है इसको हम हेमाटोक्रिट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमाटोक्रिट वैल्यू। हेमाटोक्रिट वैल्यू को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे नापते हैं इसको नापने का जो मेथड होता है वो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट एक विंड्रोप ट्यूब कहलाती है, होती है और वो यूनिफॉर्म बोर की होती है। उसमें ब्लड
लिया जाता है और एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाता है। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है 3000 आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से हम उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं। भारी जो सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड के वो सेडिमेंट कर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट वो सेडिमेंट करने लगते हैं। तो प्लाज्मा और जो है जो सब्सटेंसेस होते हैं दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से हम दोनों की जो है वैल्यू पता कर लेते हैं, हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। इस तरह से हेमाटोक्रिट वैल्यू हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द जो ब्लड जो नॉर्मली होती है वो 1.050 से 1.055 होती है। 1.050 से 1.055 होती है। अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो घटती भी है और बढ़ती भी है। किन कंडीशन में वो बढ़ जाती है, किन कंडीशन में जो है वो कम हो जाती है। तो बढ़ने की जो कंडीशंस है वो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई। इसके अलावा जो है वो डिहाइड्रेशन किन कंडीशन में होता है, जैसे डिहाइड्रेशन होने का या जो कंडीशन जो होती है जैसे वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो डिहाइड्रेशन। कम होने की जो कंडीशन है वो फ्लूइड ओवरटेक है, फ्लूइड किसी ने ज़्यादा ले लिया, फ्लूइड बहुत ज़्यादा ले लिया, या हेमोरेज हो गया। हेमोरेज होता है तो ब्लड होता है वो बाहर से वाटर को बाहर से लेता है इधर उधर, तो क्या होता है कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इस तरह से इन कंडीशंस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें इसमें पढ़नी है वो है ब्लड प्रोटीन के बारे में। ब्लड प्रोटीन जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। 4 तरह की ब्लड प्रोटीन होती हैं। 4 तरह की ब्लड प्रोटीन हम पढ़ते हैं। ब्लड प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हमें पढ़ना है। प्लाज्मा प्रोटीन में 65.5 से 7.5% पार्ट है वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन। इन प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन है वो सीरम एल्ब्यूमिन है, यानी स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 4.7 से 5.7। इसका जो परसेंटेज जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, जो कितना पार्ट हमारे ब्लड का बनाती है वो 4.7 से 4.5.7% पार्ट बनाती है। स्मॉलेस्ट होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 69,000 होता है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है और ये एलिप्सॉइड इन शेप होती है। दूसरी प्रोटीन ग्लोबुलिन होती है। इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है 1.3 से 2.5% होता है। मॉलिक्यूलर वेट 90,000 होता है। 90,000 से 13 लाख तक इसका मॉलिक्यूलर वेट है और ये एज ए एंटीबॉडी वर्क करती है। जैसे कि मतलब एंटीबॉडी क्या होता है, गालिब वालों को जो ग्लोबुलिन होती है उससे कई टाइप्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ ग्लोबुलिन्स होता है, जैसे एल्ब्यूमिन, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा। तो इसमें जो बीटा ग्लोबुलिन होती है वो एंटीबॉडी जैसे वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होती है ये लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ द ब्लड होती है, यानी ब्लड प्लाज्मा की लार्जेस्ट प्रोटीन होती है और इसका मॉलिक्यूलर वेट करीब 3,41,000 होता है। ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारा ब्लड क्लॉट करता है, यानी क्लॉटिंग जब होती है तो ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर के जाल बनाती है, फाइब्रिन का जाल बनाती है, यानी ये क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन कोई अलग प्रोटीन नहीं है बल्कि एक बीटा ग्लोबुलिन है, यानी कि एक ग्लोबुलिन का एक टाइप बीटा ग्लोबुलिन जो होती है वो प्रोथ्रोम्बिन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ते हैं वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन के क्या फंक्शन है। तो प्रोटीन के जो फंक्शंस हैं, यानी कि जो हम प्लाज्मा प्रोटीन है उनके हम क्या फंक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। जैसे भी हमने पढ़ा कि फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो पहला काम हुआ ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा, मेंटेन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनका ज़्यादा होता है जिनका साइज स्मॉल होता है। और एल्ब्यूमिन सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, इसलिए सीओपी सबसे जो डिपेंड करता है वो एल्ब्यूमिन पे डिपेंड करता है। तो एल्ब्यूमिन हमारे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ विस्कोसिटी एंड बीपी, ये फाइब्रिनोजन पर डिपेंड करता है। जितना विस्कस होगा ब्लड उतना ही बीपी उसका ज़्यादा होगा, तो बीपी को मेंटेन करना का काम विस्कोसिटी का के अकॉर्डिंग ही बीपी मेंटेन होती है। फिर ESR, ये भी फाइब्रिनोजन पर डिपेंड करता है। फाइब्रिनोजन जितना अगर ज़्यादा होगा
तो ये सारा का होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज का सेडिमेंट करने का जो रेट है ये घटता बढ़ता रहता है, से इन्फेक्शन होता है बढ़ जाता है। तो ये भी जो है वो प्रोटीन जो है वो ब्लड जो प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो भी मेंटेन रखती है, वही इसको मेंटेन करती है। उसके बाद बफर की तरह से काम करना। बफर यानी कि ब्लड का जो पीएच है वो नॉर्मली जो होता है वो 7.4 से 7.6 के बीच रहता है, यानी कि वो ये अल्कलाइन पीएच होता है। अगर ब्लड का पीएच किसी कंडीशन में घट या बढ़ जाता है तो ब्लड जो प्रोटीन है वो किसी न किसी कंडीशन में अपना किसी न किसी मतलब वैल्यू तक जो है वो इसको मेंटेन रखती है, यानी एज ए बफर काम करती हैं। बफर वो सब्सटेंस होता है जो किसी सोल्यूशन का जो है वो पीएच मेंटेन करे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एज ए प्रोटीन रिजर्व की तरह से काम करती हैं। प्रोटीन रिजर्व मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए स्टार्वेशन हो जाए हमारी बॉडी में और फूड कम हो जाए किसी वजह से, तो अब ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर के ये एज ए एनर्जी सोर्स का काम करती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैरेज का काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने मतलब ये है कि कार्बामिनो प्रोटीन बनाती है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद कुछ सब्सटेंस जैसे आज हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में, वो कुछ सब्सटेंस बनाते हैं जिनको ट्रिफोन्स कहते हैं। ये टिश्यू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद फिर एंटीबॉडीज़, जैसे कि मैंने पढ़ा कि बीटा जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडी का काम करते हैं। और बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि अभी हमने कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा में पढ़ा था कि हमारे ब्लड में बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन और जो है होते हैं। तो ये इनको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो भी जो है वो हमारे ब्लड प्रोटीन करती हैं, यानी कैरियर की तरह से काम करती हैं, उनको ले जाने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये ब्लड के फंक्शन हो गए। थैंक यू।